नमस्कार दोस्तों, नवी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे यूनिट 14 डेमोक्रेटिक प्रोसेसेस यानी कि लोकतांत्रिक प्रक्रियाएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसका डिस्कशन। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? डेमोक्रेसी इज सपोज्ड टू हैव ओरिजिन इन। आपको बताना है कि लोकतंत्र की उत्पत्ति किस में मानी जाती है, मतलब किस देश से इसकी ओरिजिनेशन जो है वो मानी जाती है। चार विकल्प आपके पास है। फर्स्ट है फ्रांस, सेकंड इज रशिया, ऑप्शन थर्ड है ब्रिटेन एंड ऑप्शन फोर्थ आपके पास है ग्रीस। तो सही जवाब आपको बताना है इसमें से क्या हो जाएगा। ऑप्शन डी ग्रीस। ग्रीस जो है, क्योंकि माना जाता है कि ग्रीक वर्ड है डेमोस, वहां से डेमोक्रेसी शब्द की उत्पत्ति हुई और सबसे पहले ग्रीस में इसकी हुई उत्पत्ति। और जो क्लिस्थेनेस है, जिनको कि हम डेमोक्रेसी के फादर भी के नाम से भी जानते हैं, क्लिस्थेंस, वो भी एक एथेंस थे, एथेनियन है वो, एथेंस से ग्रीस से वो बिलोंग करते थे। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, डायरेक्ट डेमोक्रेसी इज द सिस्टम इन विच। प्रत्यक्ष लोकतंत्र वह प्रणाली है जिसमें ऑप्शन ए कहता है सिटीजंस चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव्स इन फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, कि नागरिक स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव में अपने प्रतिनिधि चुनते हैं। ऑप्शन बी कहता है सिटीजंस आर अलाउड टू डिबेट विद देयर रिप्रेजेंटेटिव्स इन ओपन पब्लिक मीटिंग्स। नागरिकों को खुली जनसभाओं में अपने प्रतिनिधित्वों से बहस करने की अनुमति इसमें होती है। ऑप्शन सी कहता है सिटीजंस रिप्रेजेंट देमसेल्व्स इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, कि नागरिक निर्णय लेने की प्रक्रिया में खुद का प्रतिनिधित्व करते हैं। ऑप्शन डी कहता है कि इनमें से कोई भी जो है वो सही नहीं है। तो इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन सी, कि डायरेक्ट डेमोक्रेसी में, प्रत्यक्ष लोकतंत्र में क्या होता है कि जो भी नागरिक होते हैं वो खुद को डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में इन्वॉल्व करते हैं। बाकी जो ऑप्शन ए और बी थे ये है रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी के, कि रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी जो होती है उसमें सिटीजन्स जो है अपने फ्री फेयर इलेक्शंस में रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनते हैं और उनको ये अधिकार होता है कि वो पब्लिक मीटिंग्स में वो डिबेट कर सकते हैं अपने रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी इज ऑल्सो नोन एज, कि प्रतिनिधि लोकतंत्र के रूप में किसे जाना जाता है। ऑप्शन ए इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी को, यानी कि अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। ऑप्शन बी रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट, प्रतिनिधि सरकार। ऑप्शन सी है इलेक्टिव डेमोक्रेसी, वैकल्पिक लोकतंत्र। या ऑप्शन डी ऑल द अबव, कि उपरोक्त सभी जो हैं वो सही हैं। तो इसका सही जवाब भी आपका क्या है, ये ऑप्शन डी ही है, कि जो उपरोक्त दिए गए हैं वो सारे सही जवाब हैं। रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी को इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी के नाम से, इलेक्टिव डेमोक्रेसी के नाम से और रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट के नाम से भी पहचाना जाता है। आपको ये भी पता होना चाहिए कि रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी क्या होती है, कि प्रतिनिधि जो ये लोकतंत्र है, ये लोकतंत्र का ही एक प्रकार है, डेमोक्रेसी की ही ये एक फॉर्म है जो प्रत्यक्ष लोकतंत्र के विपरीत होती है, डायरेक्ट डेमोक्रेसी की ऑपोजिट काम करती है और अधिकारियों के समूह के सिद्धांत पर ये काम करती है, कि इट रिप्रेजेंट्स अ ग्रुप ऑफ पीपल, कि इस पे ये जो है ये बिल्कुल ऑपोजिट है डायरेक्ट डेमोक्रेसी की। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 इज हाउ मेनी टीयर्स आर देयर इन द पंचायती राज सिस्टम ऑफ इंडिया। इसमें आपको बताना है कि भारत की पंचायती राज व्यवस्था में कितने टीयर है। ऑप्शन ए है 1 टीयर, ऑप्शन बी इज 2 टीयर, ऑप्शन सी इज 3 टीयर या ऑप्शन डी 4 टीयर। आपको बताना है कि जो भारत की पंचायती राज व्यवस्था है वो कितनी स्तरीय है। तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन सी 3 टीयर, 3 स्तरीय प्रणाली है। 3 स्तरीय प्रणाली में इसमें देखिए क्या क्या आता है ये भी आपको पता होना चाहिए। ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। बढ़ते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ। विच अमंग द फॉलोइंग कमिटीज रिकमेंडेड द सेटिंग ऑफ पंचायती राज बॉडीज। इसमें आपको बताना है कि निम्नलिखित समितियों में से किसने पंचायती राज निकायों की स्थापना की सिफारिश की। ऑप्शन ए है आपके पास बलवंत राय मेहता समिति, ऑप्शन बी है जानकी राम समिति, ऑप्शन सी है अजय विक्रम सिंह समिति या ऑप्शन डी राजेंद्र सच्चर समिति। तो सही जो आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए बलवंत राय मेहता कमेटी।
बलवंत राय कमेटी जो है इसी ने पंचायती राज बॉडीज की जो है सिफारिश की थी। और इसका ये जो समिति है यह 1950 के दशक में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के लक्ष्य को प्राप्त करना चाहती थी। इसका मतलब कि जो ये पंचायती राज सिस्टम जो डेवलप हुआ, इसका गोल क्या था? टू अचीव द डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। द लिबरल पर्सपेक्टिव लेज मोर एम्फेसिस ऑन डैश इक्वालिटी while मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव स्ट्रेसेस डैश इक्वालिटी। कि उदारवादी जो परिप्रेक्ष्य है, लिबरल जो है पर्सपेक्टिव, वो किस पर जोर देता है? आपको बताना है कि किस प्रकार की वो समानता पर जोर देता है। और मार्क्सवादी जो है पर्सपेक्टिव, वो किस तरह की समानता पर जोर देता है। 4 विकल्प आपके पास है। ऑप्शन इज पॉलिटिकल एंड सोशियो इकोनॉमिक, कि फर्स्ट वाला जो है वो राजनीतिक और सेकंड जो है वो सामाजिक आर्थिक। ऑप्शन बी कहता है कि जो उदारवादी है वो सामाजिक आर्थिक पर और जो मार्क्सवादी है वो राजनीतिक पर। ऑप्शन सी कहता है कि पहले वाला नागरिक और दूसरे वाला कानूनी। ऑप्शन डी इसका ऑपोजिट कहता है कि उदारवादी जो है वो कानूनी पर्सपेक्टिव से देखता है और जो मार्क्सवादी है वो सिविल से देखता है। आपको सही विकल्प चुनना था इनमें से कि फर्स्ट ब्लैंक में जो आएगा और सेकंड में जो आएगा। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो है आपका ऑप्शन ए, कि लिबरल पर्सपेक्टिव जो है ना, कि उदारवादी परिप्रेक्ष्य जो है वो पॉलिटिकल इक्वालिटी पर जोर देता है, यह राजनीतिक समानता पर जोर देता है। जबकि जो मार्क्सवादी जो परिप्रेक्ष्य है ये किस समानता पर जोर देता है? यह सामाजिक और आर्थिक समानता पर जोर देता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 इज uttering and narrating something twice over in different words is। अलग अलग शब्दों में दो बार कुछ का उपयोग और वर्णन करना, मतलब किसी चीज को दोबारा दोहराना, दोबारा नरेट करना क्या कहलाता है? ऑप्शन इज एकॉस्टिक्स, की ध्वनि की। ऑप्शन बी इज एलिमोनी, गुजारा भत्ता। ऑप्शन सी इज टोटोलॉजिकल। ऑप्शन डी इज एक्सट्रोवर्ट, बहिर्मुखी। तो सही जवाब जो इसका है वो है आपका ऑप्शन सी, टोटोलॉजिकल। टोटोलॉजिकल मीन्स किसी भी चीज को दो बार अलग अलग तरह से उसको नरेट करना, किसी को बताना। क्वेश्चन नंबर 8 इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट रिगार्डिंग पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के संबंध में सही है? सही ऑप्शन आपको चुनना है। तो ऑप्शन ए कहता है इट मीन्स, जो PIL है इसका मतलब है इट मीन्स लिटिगेशन फाइल्ड इन अ कोर्ट ऑफ लॉ फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट, कि इसका मतलब है कि जनहित की सुरक्षा के लिए न्यायालय में दायर मुकदमे। ऑप्शन बी इज इट इज नॉट डिफाइंड इन एनी स्टैट्यूट और एक्ट, कि इसका किसी भी कानून या अधिनियम में इसको परिभाषित नहीं किया गया है। ऑप्शन सी है द एफर्ट्स ऑफ जस्टिस PN भगवती एंड जस्टिस VR कृष्ण अय्यर वर इंस्ट्रूमेंटल इन ब्रिंगिंग आउट द प्रोविजन ऑफ PIL, कि न्यायमूर्ति PN भगवती और न्यायमूर्ति जो थे VR कृष्ण अय्यर जो थे, इनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है इस प्रावधान को लाने में। ऑप्शन डी कहता है कि ऑल द अबव आर राइट ऑप्शंस। तो इसका सही जवाब भी क्या है? ये डी ऑप्शन ही है, कि जो भी सारे ये पॉइंट्स दिए गए हैं PIL से संबंधित वो सभी ट्रू हैं। क्वेश्चन नंबर 9 इज PIL यानी कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन इन इंडिया इज टू बी लिंक्ड विद, कि इस भारत में जनहित याचिका को जो किसके साथ जोड़ा जाता है? ऑप्शन ए इज जुडिशियल सैंक्टिटी यानी कि न्यायिक पवित्रता। ऑप्शन बी इज जुडिशियल रिव्यू, न्यायिक समीक्षा। ऑप्शन सी इज जुडिशियल इंटरवेंशन, न्यायिक हस्तक्षेप। या ऑप्शन डी जुडिशियल एक्टिविटीज्म यानी कि एक्टिविज्म, तो न्यायिक सक्रियता। तो सही जवाब इसका यही है आपका ऑप्शन डी, जुडिशियल एक्टिविज्म जो है न्यायिक सक्रियता के साथ PIL संबंधित है। बढ़ते हैं 10th क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या है? द टर्म डेमोक्रेसी इन्वॉल्व्स व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंसेप्ट। लोकतंत्र शब्द में निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणा शामिल है? ऑप्शन ए कहता है पॉपुलर एंड पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन इन स्टेट क्राफ्ट, कि स्टेट क्राफ्ट में लोकप्रिय और राजनीतिक भागीदारी। ऑप्शन बी इज इक्वालिटी अमंग सिटीजन्स, नागरिकों के बीच समानता। ऑप्शन सी इज लिबर्टी। ऑप्शन डी कहता है कि ऑल द अबव आर करेक्ट।
तो सही जवाब जो है इसका आपका ऑप्शन डी ही है, ऑल द अबव आर करेक्ट रिगार्डिंग डेमोक्रेसी, क्योंकि डेमोक्रेसी में पॉलिटिकल और पॉपुलर पार्टिसिपेशन होता है, स्टेट क्राफ्ट में इक्वालिटी भी होती है, लिबर्टी भी होती है। क्वेश्चन नंबर 11 इज हु इज द हेड ऑफ द स्टेट, कि राज्य का प्रमुख कौन होता है? ऑप्शन ए प्राइम मिनिस्टर, बी प्रेसिडेंट, सी स्पीकर या ऑप्शन डी चीफ जस्टिस। तो सही जवाब जो है वो है आपका ऑप्शन बी प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट जो होता है ये सेरेमोनियल हेड होता है किसी भी स्टेट का। तो इसमें और आपको क्या बताया गया है कि जो ऑल एडमिनिस्ट्रेशन इज कैरिड आउट ऑन इन हिज नेम बाय द प्राइम मिनिस्टर एंड मिनिस्ट्रियल काउंसिल, कि प्रधानमंत्री और जो उसकी मंत्री परिषद होती है उनके द्वारा भी प्रेसिडेंट के नाम पर ही सभी प्रशासन जो कार्य हैं वो किए जाते हैं। और राज्य का जो नॉमिनल हेड होता है वो कौन होता है? गवर्नर होता है। याद रखिए जो हेड होता है, रियल हेड जो होता है या सेरेमोनियल हेड पूछा जाए तो वो प्रेसिडेंट होता है, और नॉमिनल जो हेड होता है वो कौन होता है? गवर्नर। गवर्नर जो कि प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 है, डैश इज अ स्टैट्यूटरी fully autonomous body established by the constitution of the land to oversee the elections for the Indian parliament and the state assemblies। इसमें आपको बताना है कि एक वैधानिक पूरी तरह से स्वायत्त निकाय है जो कि भारतीय संसद के लिए राज्य विधानसभाओं के चुनाव की देखरेख के लिए संविधान द्वारा ये स्थापित किया गया है, उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन बी इज ए ऑप्शन आपको दिया गया है नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। ऑप्शन बी इज नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग। ऑप्शन सी इज द इलेक्शन कमीशन, चुनाव आयोग। या ऑप्शन डी आर्म्ड फोर्सेस ट्रिब्यूनल, सशस्त्र बल न्यायाधिकरण। तो सही जवाब इसका है वो है आपका ऑप्शन सी इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन क्या होती है कि ये बॉडी होती है जो एक वैधानिक बॉडी है और पूरी तरह से ये जो है वो फुली ये ऑटोनोमस होती है। इसे कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा बनाया गया है, कॉन्स्टिट्यूशन में इसे मेंशन किया गया है इस बॉडी को। और पार्लियामेंट के लिए, स्टेट असेंबलीज के लिए जो भी इलेक्शंस होते हैं उनको ये कंट्रोल करती है। हर चुनाव में यह राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों के लिए स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से चुनाव कराने के लिए एक आदर्श आचार संहिता जारी करता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 इज who decides that there should be a legislative council in the state or not, कि राज्य में विधान परिषद होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, इसका निर्णय कौन करता है? चार विकल्प आपके पास है। ऑप्शन ए इज प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति, ऑप्शन बी इज लेजिस्लेटिव असेंबली विधानसभा, ऑप्शन सी इज चीफ मिनिस्टर यानी मुख्यमंत्री, ऑप्शन डी इज गवर्नर राज्यपाल। तो सही जवाब इसका है वो है आपका ऑप्शन ए प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट डिसाइड करता है कि किसी भी स्टेट में लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है उसकी जरूरत है या नहीं है। क्वेश्चन नंबर 14 इज अडल्ट फ्रेंचाइजी, पीरियोडिक इलेक्शंस, इंडिविजुअल ऑटोनॉमी, रूल ऑफ लॉ एंड इक्वालिटी बिफोर लॉ आर चैंपियन बाय, कि इसमें से आप वयस्क मताधिकार, आवधिक चुनाव, व्यक्तिगत स्वायत्तता, कानून का शासन और कानून की समक्ष समानता जो है वो इसमें से किसकी जो है कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? ऑप्शन सी द लिबरल्स उदारवादी, ऑप्शन बी फासिस्ट, ऑप्शन सी मार्क्सवादी या ऑप्शन डी एनार्किस्ट यानी अराजकतावादी। तो इसका सही जवाब इसका है वो है आपका ऑप्शन ए लिबरल्स। उदारवादी जो होते हैं उनकी ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, और ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स आपको बताई गई हैं इन्हें कार्ल मार्क्स के जो अनुयायी हैं, फॉलोअर्स हैं, उन्होंने बुर्जुआ के रूप में इन्हें माना है, इसको खारिज किया है। और दूसरी तरफ अगर देखें तो उदारवादी जो हैं, जो लिबरल्स हैं, इन्होंने पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना और तत्कालीन सोवियत संघ जैसे देशों में एक झूठे लोकतंत्र के रूप में लोकतंत्र को खारिज कर दिया। तो वो जो है जो लिबरल्स की कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है वो आपको नीचे दी गई है कि इन्होंने इन चीजों को, किस चीजों को खारिज किया है? पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना को और सोवियत यूनियन को, ये नहीं मानता है। और जो मार्क्सवादी हैं वो इनकी जो थी अडल्ट फ्रेंचाइजी, पीरियोडिक इलेक्शंस, इंडिविजुअल ऑटोनॉमी, रूल ऑफ लॉ एंड इक्वालिटी बिफोर लॉ, इनको नहीं मानते। इस सेट का जो लास्ट क्वेश्चन है ये है क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ सिविल सोसाइटी,
इसमें आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है वो एक सभ्य समाज का तत्व नहीं है। 4 विकल्प आपके पास है। ऑप्शन ए है नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस यानी गैर सरकारी जो संगठन है। ऑप्शन बी इज प्रेशर ग्रुप्स एंड लॉबीज, दबाव समूह। ऑप्शन सी इज पीपल्स मूवमेंट कि जो लोग आंदोलन करते हैं वो, या ऑप्शन डी पंचायती राज सिस्टम। तो इसका सही जो जवाब है वो है आपका ऑप्शन डी, पंचायती राज सिस्टम। पंचायती राज प्रणाली जो है वो सिविल सोसाइटी का हिस्सा नहीं है। इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक्स दीजिए और शेयर कीजिए इसको। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।